लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग। आज हम और उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था पहले उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें हमने देखा था कि इंडस्ट्री में जो काम होता है वो दो तरीके से काम होता है। एक तो सर्विस बेस्ड होता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। और हमारा सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग को के हिसाब से आगे इसको फर्दर क्लासिफाई किया है। और जो भी ऑप्टिमम वैल्यूज आती हैं, जो भी हमें प्रॉफिट चाहिए रहता है, वो दो तरीके से प्रॉफिट की थिंकिंग रहती है। एक तो रहता है मिनिमम मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट हो, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करें जो जो आपका आगे चल के मार्केट में इसकी सेलिंग हो, तो उससे प्रोडक्शन उससे आपकी प्रॉफिट बढ़ता है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अपन हमने ये फिर हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फॉर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अपन कॉस्ट की बात करें तो कौन सी कॉस्ट इंक्लूड हो सकती हैं। कॉस्ट जो इंक्लूड हो सकती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट को चलाने के लिए, वो कौन सी हो सकती है। लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट। दूसरा मशीनिंग कॉस्ट। तीसरा टूल चेंजिंग कॉस्ट और टूल रिग्राइंडिंग कॉस्ट। टूल चेंजिंग कॉस्ट एंड टूल रिग्राइंडिंग कॉस्ट दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, टूलिंग कॉस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और इन सब का अगर अपन समेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब उसके बाद हमें क्या डिसाइड किया था, हमें क्या चाहिए, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए। तो किसी भी टर्म को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। और डिफरेंशिएट करके उसके बाद अपन उसको क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। ये हमारा शुरू से ही मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन रहा है। ठीक है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस टर्म का जिस टर्म को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उस टर्म को अपन क्या करते हैं, उस टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो उस वेरिएबल का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन फिर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो फिर हमें एक कंडीशन मिलती है। वो कंडीशन अगर उस वैल्यू में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर पुट करते हैं तो हमें मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलता है। ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि इन सब वैल्यूज में ये जो लोडिंग अनलोडिंग मशीनिंग कॉस्ट, ये सब कॉस्ट में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स वैलिड होंगे, किसी न किसी पे डिपेंड होगा ये सब चीजें। मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। हमें क्या करना है, इन इन सब का समेशन करके किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, पूरी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उस वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसके बाद अपन फाइनली अपन क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से डिफरेंशिएट करेंगे उसका। ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें मैंने बता भी दिया था कि हम इसमें क्या निकालते हैं, ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालते हैं, ऑप्टिमम टाइम निकालते हैं। ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑप्टिमम टाइम निकालते हैं और वो ऑप्टिमम वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलती है। ठीक है। तो हम अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं, इन सब वैल्यूज की ये जो आपके जो कॉस्ट है उनको अपन क्या किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, कटिंग वेलोसिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। और वो कटिंग वेलोसिटी आपका क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और वो वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंशिएटिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। तो आगे डिफरेंशिएशन, और मैंने ये आप लोगों को फिर ये टर्म्स बताई थी, कौन सी टर्म्स इंक्लूड होती हैं, Z1 Z2 TM, ये सब आप लोगों को आगे यूज करना है। ठीक है। एक बात और है यहाँ पे,
यहाँ पे मैं ये कांस्टेंट सी की जगह पे मैं कांस्टेंट के यूज करने वाला हूँ। क्यों, इसके बारे में अभी बताता हूँ। कांस्टेंट के यूज करूंगा मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कटिंग जो अपन जो यूज करेंगे ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अपन डिनोट करेंगे सी से। तो सी और सी वो इंटरडिक्ट हो जाएगा, इसी वजह से हम कांस्टेंट को तो किसी भी टर्म में ले सकते हैं, सी से लें चाहे के से लें, किसी भी टर्म में ले सकते हैं। तो आपका कॉस्ट जो होगा वो उसके वो नोटेशन उसका क्या सी में रहेगा, इसलिए अपन सिर्फ इसी इक्वेशन के लिए, सिर्फ इस टॉपिक के लिए हम यहाँ पे वी टी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को सी न मान के मानेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका इक्वेशन में कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन मैंने सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि आपका वैसे तो मैं हैंड रिटन करके आपके सामने करता हूँ, पर वो राइटिंग पैड खराब हो गया है कॉलेज में, तो इसलिए मेरे को मजबूरी में पेज पे लिख के फोटो खींच के फिर आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। दिक्कत नहीं आएगी, जब जैसे ही सही हो जाएगा फिर ये चीजें आपको फिर से उसी टाइम लाइव आपके साथ शेयर किया जाएगा डेरिवेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ किसकी, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की डेरिवेशन कर रहा हूँ। आप लोगों को फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट आप लोगों को ऑप्टिमम वेलोसिटी आपका डिराइव करनी है, ठीक है। वे दोनों का सेम है, और वैसे भी आता है तो जो ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी का डेरिवेशन आता है तो वो मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए ही आता है। तो इसीलिए मैंने इसी को ही प्रेफर किया है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप लोगों को उसकी भी डेरिवेशन करनी है तो आप बुक प्रेफर करें, उस बुक में आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेम ही है सबका, ठीक है। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट नहीं होती है वो कॉस्ट हो गई। ये कॉस्ट क्या होगी आपकी, कांस्टेंट कॉस्ट होगी, जिसको अपन रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कहते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। मतलब ये आपका मटेरियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेबर होता है। कॉस्ट, सॉरी, क्या बोल रहे हैं? लेबर कॉस्ट सर, लेबर को जो सैलरी वो तो फिक्स रहेगी। लेबर कॉस्ट इंक्लूड होता है मैन्युफैक्चरिंग में। लेबर क्या बोलेगा कि सर मेरे को कितने कंपोनेंट बनाने हैं, क्या कितने कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट बनाने हैं उस हिसाब से उसकी कॉस्ट रखता है वो, या फिर घंटे के हिसाब से लेकिन रखता है। सर जनरली तो जैसे कंपनियों में ये रहता है कि 8 आवर की शिफ्ट है, काम कम हो ज्यादा हो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो एक फिक्स हो जाता है ना। अगर आठ जनरली घंटे कर रहा है, सुनो चाहे दो मेरी कंपोनेंट बात, बनाए चाहे ज्यादा बनाए। हाँ सही बोल रहे हो, तुम भी बिल्कुल सही बोल रहे हो। 8 घंटे का, और तो ये बिल्कुल रहता है 8 घंटे का, 9 घंटे का। जब अगर ओवर टाइम होता है तो ओवर टाइम वैल्यू मिलती है उनको। पर यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, वर्कर्स करते हैं। और वर्कर्स को जो काम मिला हुआ रहता है, वो काम आपका जो आवर्स के हिसाब से मिलता है। और वो आवर्स के हिसाब से अगर वो उसका टाइम आइडियल रहता है तो उसकी वैल्यू उसका वैल्यू कट होती है उनकी, इनका। और अपन अभी यहाँ पे सुपरवाइजर जैसे इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मशीन में काम करता है ना। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगी, बिल्कुल इंक्लूड हो सकती है, पर लेबर कॉस्ट डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है, वो नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट के वो कॉस्ट होती है, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल जितना ज्यादा रॉ मटेरियल लोगे उतना ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी, और डायरेक्ट कॉस्ट होगी उसका। ऐसा नहीं होगा कि घंटे के हिसाब से उसकी कॉस्ट नहीं होगी। उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है। ऐसे भी और भी कॉस्ट होती है जो नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट होती हैं। इसी का इसलिए नाम रखा गया नॉन प्रोडक्टिव, मतलब वो प्रोडक्ट से डायरेक्ट इंक्लूड नहीं होती है, इसकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। मतलब ये बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरी है मशीनिंग कॉस्ट प्लस मशीनिंग कॉस्ट, ठीक है। ये सब तो मैंने आप लोगों को बता दिया था यहाँ पे। ये देखिए Z1 इंक्लूड जो होगा, इधर इधर देखिए मैंने
नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट है यहाँ पे, और नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट की वैल्यू मैंने लिखी है Z1 इंटू टाइम कितना TNP। TNP मतलब आपका टाइम इन नॉन प्रोडक्टिव वैल्यू, नॉन प्रोडक्टिव में कितना टाइम लग रहा है। और Z1 क्या है, Z1 आपका लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट रुपीज पर मिनट में, है ना। अब देखिए मैंने कर लिया ये, तो Z1 ही इंक्लूड किया है, इसको लेबर में ही इंक्लूड किया है, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट को लेबर कॉस्ट में ही इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है। ये देखिए Z1 दिख रहा है, और इसको मैंने नॉन प्रोडक्टिव की वैल्यू कितनी लिखी है, Z1 इंटू TNP। Z1 क्या है, रुपीज पर मिनट में है, तो इसको टाइम्स के साथ इंटू करना ही पड़ेगा, इसीलिए Z1 इंटू NP लिखा है। तो आपके जो लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट में कौन सी वैल्यूज आएंगी, एक तो नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट आएगी, दूसरा मशीनिंग कॉस्ट आएगी। ये दो कॉस्ट आपकी किस में आएंगी, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट में। और इवन टूल चेंजिंग कॉस्ट भी, भाई टूल जो चेंज करते हैं, टूल जो चेंज करता है वो कौन चेंज करता है, लेबर ही चेंज करता है ना। तो टूल चेंजिंग कॉस्ट भी किस में आती है, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट में आती है। पर आखिरी जो आपका दूसरा जो है इसमें लिखा हुआ है Z2, टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट। ग्राइंडिंग कॉस्ट मतलब अपन को टूल आपका खराब हो गया और टूल आपको महंगा है, ठीक है, तो उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, तो वो अलग एक मकसद हो गया, ये ग्राइंडिंग करना एक अलग मकसद हो गया। तो अपन को जैसे मान लीजिए एक शाफ्ट एक शाफ्ट बनानी है, जिसके लिए टूल और लेथ की मशीन की जरूरत है, तो हम टूल और वर्कपीस को कॉन्ट्रैक्ट में लेके आते हैं, तो उसको क्या एक कॉन्ट्रैक्ट किसका मिलता है, शाफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ना कि तो कॉन्ट्रैक्ट उसको शाफ्ट बनाने का मिलता है, तो वो टूल अगर खराब हो गया तो फिर वो बोलेगा मेरे को दूसरा टूल दो, दूसरा लगाएगा और वो कंप्लीट करेगा टास्क को। अगर टूल बहुत महंगा है, टूल अगर महंगा है, तो जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो चला रहा है, यूनिट चला रहा है, वो बोलेगा कि इसकी ग्राइंडिंग की जाए, टूल की ग्राइंडिंग की जाए, तो वो बोलेगा मेरा काम तो भाई शाफ्ट बनाने का है, मेरे को टूल को ठीक करने का मेरा काम नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, टूल की ग्राइंडिंग का अलग से कॉस्ट लेगा, इसीलिए इसको Z2 में रखा है, दूसरे कैटेगरी में रखा है, टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट को अपन ने यहाँ पे Z2 लिखा है, TG, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ से लिखा है, ये चीज कैसे लिखी। Z1 आप जानते हैं रुपीज पर मिनट में है, तो ये कॉस्ट किस में होती है, रुपीज में है, तो हर जगह अपन किसका इंटू करेंगे, हर जगह अपन इंटू करेंगे टाइम का। तो टाइम इन नॉन प्रोडक्टिव T, और Z1 ये आपका कॉस्ट इन नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट हो गया। मशीनिंग कॉस्ट में मशीनिंग टाइम इंक्लूड हो जाएगा, Z1 इंटू मशीनिंग टाइम, जो अपन ने TM लिखा है, TM क्या है, मशीनिंग टाइम इन मिनट्स, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या लिखा है, टूल चेंजिंग कॉस्ट। टूल चेंजिंग कॉस्ट में एक टर्म और इंक्लूड हो जाती है, जो वो कौन सी है, नंबर ऑफ फेलियर पर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट में कितने फेलियर हुए हैं। अब भाई बार बार जैसे मान लीजिए बेटा, अभी तक ऐड हो रहे हैं लोग, अब जैसे मान लीजिए एक कंपोनेंट बनाने में हमें तीन टूल चेंज करने पड़े, करने पड़े, तो 3 बार वर्कर का उतना ही कॉस्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि वो 1,000 रुपए टूल चेंज करने के अलग से ले रहा है, ठीक है, 1,000 रुपए ले रहा है, तो एक कंपोनेंट बनाने में अगर एक बार चेंज करना पड़ा तो 1,000 रुपए लेगा, अगर 3 बार चेंज करना पड़ेगा तो 3,000 रुपए लेगा। तो वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, टाइम टू टाइम वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो क्या है, वैल्यू उतनी है, चेंज करने की वैल्यू उतनी है। इसीलिए यहाँ पे अलग से बार बार प्लस करने की जरूरत नहीं है, अपन को क्या है, कितनी बार ये फेलियर पर कंपोनेंट बनाने में कितनी बार फेलियर हुआ है, ये नंबर ऑफ फेलियर निकाल लीजिए आप, नंबर ऑफ फेलियर पर कंपोनेंट, ठीक है। इसीलिए भाई एक बार की वैल्यू, अगर एक बार की वैल्यू 1,000 रुपए है, 1,000 की वैल्यू सॉरी एक बार की वैल्यू 1,000 है, तो 3 बार की वैल्यू 1,000 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही टूल ग्राइंडिंग में भी कितनी बार ग्राइंडिंग हुई है, ग्राइंडिंग कितनी बार हुई है, जितनी बार फेलियर हुआ है उतनी बार ग्राइंडिंग हुई है, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा नंबर ऑफ Z2 इंटू TG। यहाँ पे TC क्यों इंक्लूड किया, टूल चेंजिंग कॉस्ट है, तो टूल चेंजिंग में TC क्या है, अपन ने पढ़ा TC क्या है, टूल चेंजिंग टाइम इन मिनट्स, तो TC इंक्लूड करने पड़ेंगे, टूल चेंजिंग टाइम TC हो गया।
इनटू नंबर ऑफ फेलियर पर कंपोनेंट प्लस उसके बाद अब आ गया टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट। टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट आपको पहले ग्राइंडिंग कॉस्ट तो पता ही है, Z2 में लेते हैं। Z2 इज इक्वल टू टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट है रुपीस पर मिनट में, पर मिनट है तो उसको टाइम से इनटू करेंगे। टाइम क्या होगा, टाइम कौन सा वाला इंक्लूड होगा, यहाँ पे TG लिखा नहीं है, यहाँ पे मैंने TG लिखा नहीं है, आप लोग इंक्लूड कर देना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे TG क्या होगा, टूल ग्राइंडिंग टाइम, टूल ग्राइंडिंग टाइम, टूल ग्राइंडिंग टाइम लिख लेना आप लोग, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फेलियर पर कंपोनेंट, एक पूरे ऑपरेशन में कितने फेलियर हुए हैं उसकी वैल्यू पुट करनी है भाई। अगर 3 बार हुआ है 3 बार पुट कर इनटू 3 पुट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फेलियर्स पर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ फेलियर हुए ये अपन को निकालना है। उसके लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी टूल लाइफ की जरूरत पड़ेगी कि नहीं भाई, टूल लाइफ की जरूरत पड़ेगी कि नहीं भाई। टूल के कितना चलेगा वो कौन बताएगा, टूल कितना चलेगा वो अपन टूल लाइफ पढ़ा था ना, ये VT की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो इसमें T क्या होता है, वो T क्या होता है, टूल लाइफ, T लिखा है ना मैंने, टूल लाइफ, ठीक है। तो टूल लाइफ, मशीन की टूल लाइफ आपकी कितनी है, तो टूल लाइफ बताएगी कि भाई कितना कंपोनेंट आपको लेना है। अब बताइए आप लोगों में से कोई एक बताइए कि अगर हम एक ऑपरेशन में दो आप टूल यूज कर रहे हो, 2 बार टूल चेंज कर रहे हो, तो टूल लाइफ ज्यादा होगी कि मशीनिंग टाइम ज्यादा होगा, कोई बताएगा। सर क्या फिर से बताना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मशीनिंग, जैसे मान लीजिए शाफ्ट बना रहे हैं हम, शाफ्ट बनाने में हमें पूरा हमें लग रहा है 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। उन 8 घंटों में हमने 3 बार टूल चेंज किया है, 3 बार टूल चेंज किया है। तो वो टूल लाइफ की वैल्यू मिनट्स में ज्यादा होगी कि मशीनिंग टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी मिनट्स में, मशीनिंग की ज्यादा, मशीनिंग की टूल ज्यादा। लाइफ भी कम होगी ना सर, चेंज कर दिया तो। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही जानना था। अब हमें मान लीजिए 8 घंटे 9 घंटे मान लेते हैं, 9 घंटे मशीनिंग टाइम है, 9 घंटे मशीनिंग टाइम है, ठीक है। और अपन 3 बार टूल चेंज कर रहे हैं, तो टूल लाइफ कितनी होगी घंटे में भाई, मशीनिंग टाइम। 3 घंटे। सुनो मेरी पूरी बात सुनना। हाँ बेटा तुमने आंसर दिया, फिर से आंसर दे देना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मशीनिंग टाइम आवर्स में बात कर रहा हूँ मैं। मशीनिंग टाइम 9 घंटे है, मशीनिंग टाइम 9 घंटे है। उन 9 घंटों में हमने 3 बार टूल चेंज किया है, उन 9 घंटों में हमने 3 बार टूल चेंज किया है, तो उस टूल की लाइफ कितनी होगी आवर्स में? 3 आवर्स हो जाएगी सर, डिवाइड हो जाएगा। 3 आवर्स होगी। तो आप यही समझ रहे हो कि भाई नंबर ऑफ फेलियर अपन को निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं मशीनिंग टाइम का डिवाइड कर रहे हैं टूल लाइफ से। यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई? 9 डिवाइड बाय 3 किया ना, 9 डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, तो हमें 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं भाई। 9 डिवाइड बाय, आप क्या कर रहे हो, मैंने आपसे ये बोला कि भाई इतनी बार 3 बार चेंज कर रहे हैं, मतलब 3 बार फेलियर हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, TM का 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, टूल लाइफ मिल रहा है 3 घंटा, है ना। तो मैं उसको टूल लाइफ को आपको इक्वेट की उधर की ओर कर लेता हूँ, और मैं नंबर ऑफ फेलियर को अब कैलकुलेट करना है, तो उल्टा अगर चलें तो क्या कैसे चलेगा, तो उल्टा अगर चलेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेलियर पर कंपोनेंट निकालना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनिंग टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, टूल लाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा। यही किया। अब देखिए अभी ये टर्म तो यहाँ तक पूरी सेम की सेम है, Z1 इंटू टी NP, Z1 इंटू TM और Z1 इंटू TC। अब इधर क्या लिखिए, नंबर ऑफ फेलियर पर कंपोनेंट कितना लिख लिया, TM डिवाइड बाय T,
ठीक है, इसको इसमें किसी को डाउट? किसी को नहीं है? अब देखिए आगे भी Z2 इंटू TG इंटू TM डिवाइड बाय T, ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब हमें अलग अलग सबके लिए निकालना है। हम अब हमें ये टाइम की वैल्यूज निकालनी है। टूल लाइफ की इक्वेशन क्या है आपकी? TVT की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, वो अपन पुट करेंगे। TM की वैल्यू क्या है, TC की वैल्यू क्या है, ये सब अपन पुट करेंगे अभी, ठीक है। देखिए अब देखिए मशीनिंग टाइम क्या होता है ये बता रहा हूँ। मशीनिंग टाइम अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है मैंने इसके बारे में आगे चल के आएगा जब अपन लेथ मशीन, इसके ये जो टॉपिक कंप्लीट होगा इसके जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे क्या, लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर लेथ, और उसमें होने वाले ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें जो भी डेरिवेशंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो उसमें आएगा आपका मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम क्या होता है, लेंथ कितना लेंथ है आपका। मशीनिंग टाइम में क्या होता है कि एक शाफ्ट है, मान लीजिए एक शाफ्ट है, ठीक है, एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट की लेंथ L है, और फीड तो आप लोग जानते हैं फीड क्या होता है, रिवॉल्यूशन, सॉरी फीड किस में होता है, mm पर रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना mm चल रहा है, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में कितना mm मशीन चल रही है। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। टाइम किससे निकलता है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी होता है आपका लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला जो जनरेट ये किया है ये बिल्कुल वैसे ही किया है। तो ये जो F इंटू एन है वो क्या है आपका, ये है वेलोसिटी। इसको अपन इधर लेके जाएंगे और TM को इधर लेके आएंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। अब F क्या है, mm पर रिवॉल्यूशन है, और n क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। n क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर mm पर रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशन पर मिनट का इंटू कर देते हैं तो हमें फाइनली टर्म कौन सी मिलती है, mm पर मिनट में मिलेगी कि नहीं। ऐसे करके करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं F की यूनिट होती है mm पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसको इंटू करूंगा किससे मैं, n से। n क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशन कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या यूनिट मिलेगी, mm पर मिनट। mm पर मिनट कौन सी यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो हमें टाइम निकालना, मशीनिंग टाइम ने क्यों, वैसे भी आप वैसे भी समझ सकते हो, एक शाफ्ट है जिसकी लेंथ आपकी है 100 mm, मान लिया लेंथ है 100 mm लेंथ है, और एक रिवॉल्यूशन में अब बात करते हैं कि फीड की बात करते हैं, कि एक रिवॉल्यूशन में वो 10 mm चल रहा है, तो मतलब इसकी फीड कितना हो जाएगा, 10 mm पर रिवॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। तो एक रिवॉल्यूशन में 10 mm चल रहा है, तो 100 mm कितने रिवॉल्यूशन में चलेगा, भाई एक रिवॉल्यूशन में कितना 10 mm चल रहा है, और टोटल लेंथ है कितनी 100, टोटल लेंथ है 100 mm, ठीक है। 10 रिवॉल्यूशन, टोटल 10 रिवॉल्यूशन, टोटल आपका लेंथ है 100 mm, और एक रिवॉल्यूशन में 10 mm टूल चल रहा है, तो टोटल 100 लेंथ चलने में कितना रिवॉल्यूशन चलेगा, वो कितने रिवॉल्यूशन चलेगा, 10 रिवॉल्यूशन चलेगा कि नहीं, 10, हाँ सर 10, हाँ 10 रिवॉल्यूशन। अब भाई रिवॉल्यूशन आ गया तो फिर तो आप जानते ही हैं कि भाई वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, πdn/60 से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। यस सर। वही आप प्रैक्टिकल भी समझ गए, प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं, और फॉर्मूले से भी आप समझ गए कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे जनरेट किया है। मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन FN, ये आपको याद करना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है।
तो अब बात करते हैं टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। मैंने बोला था आप लोगों को वीटी की पावर एन इज इक्वल टू के पुट करूंगा मैं, तो ये के अपन ने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि मेरे को किस किस चीजों की जरूरत है। टीएम तो निकल आया, सॉरी टीएम तो निकल आया। नॉन प्रोडक्टिव को लेने की वही की वही सेम लेंगे, इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अभी नेट, चलो ठीक है, अभी शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसीलिए मैंने पूछा। अब हमें क्या चाहिए, हमें टीजी और टीसी भी आपकी कोई वैल्यू है नहीं। टीजी और टीसी देखिए, टीजी ये टीसी जो टूल चेंजिंग टाइम है उसमें वो भी उसकी भी कोई फॉर्मूला नहीं है, और टीजी ये टूल ग्राइंडिंग का टाइम है तो वो भी उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला किस किस का है, टीएम का है और टी का है फॉर्मूला, ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे आपको टीएम दिख रहा है, टीएम की वैल्यू ये वाली पुट यहाँ पे करेंगे। जहां पे भी टीएम है, ये टीएम हमने एल अपॉन एफ एन लिया है। हम अपन क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास ये पूरा टूलिंग ये कॉस्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई है। अब इस पूरी इक्वेशन को अपन वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें, कटिंग वेलोसिटी में। क्यों कटिंग वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तभी अपन डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, किस वेरिएबल के साथ अपन इसको डिफरेंशिएट करें, इसीलिए किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक वेरिएबल में, वो है कौन सी, कांस्टेंट, कौन सी, वो क्या है आपका, कटिंग वेलोसिटी, मतलब v, ये v, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टीएम तो हमने पुट कर देंगे, आगे चल के इक्वेशन में टीएम के जहां जहां टीएम होगा टीएम की वैल्यू एल अपॉन एफ एन पुट कर देंगे। अब इसके बाद टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन लगाते हैं, वीटी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट के है, तो हमें क्या चाहिए, टीएम अपॉन टी दिख रहा है ना आपको, हमें क्या चाहिए, इसका मतलब 1 अपॉन टी चाहिए। तो 1 अपॉन टी की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, v अपॉन के, मतलब यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, v अपॉन के की पावर 1 अपॉन एन। अब ये दोनों वैल्यू टीएम और 1 अपॉन टी दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये देखिए ऊपर का, अगर ये नहीं दिख रहा होता तो इसको साइड कर लेता हूं मैं। ये देखिए टोटल टाइम इज इक्वल टू Z1 इंटू एनपी, इस पे कुछ चेंज नहीं होगा, प्लस Z1 इंटू टीएम है, टीएम की वैल्यू क्या है, एल अपॉन एफ एन, ये पुट कर दिया हमने, प्लस Z1 इंटू टीसी इंटू क्या था, टीएम अपॉन टी, तो टीएम की वैल्यू क्या है, एल अपॉन एफ एन, अपॉन टी, 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है, v अपॉन के की पावर 1 अपॉन एन, ये पुट कर दिया। सेम ऐसे ही इसके साथ भी अपन ने किया। अब आपकी पूरी इक्वेशन देखिए, ये पूरी, अब जैसे अभी भी लेंथ है आपका, लेंथ जो है ये एफ जो है आपका, ये जो एन जो है, एन सॉरी एन जो है, एन में भी कटिंग वेलोसिटी रहती है, पाई डी एन बाय 1000 मैंने आप लोगों को बताया था। तो एन को भी वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहां जहां एन दिख रहा है कैपिटल एन, वहां वहां अपन को कटिंग वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। v क्या होता है, कटिंग वेलोसिटी पाई डी एन बाय 1000 इन मीटर पर मिनट। अब मीटर पर मिनट में लेते हैं पाई डी एन बाय 1000, अगर मीटर पर सेकंड में लेना है तो पाई डी एन बाय 60, ठीक है। और जहाँ पे d क्या है, डायमीटर ऑफ जॉब है, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या, अब क्या करना है, मेरे को सिर्फ सिंपली इस इक्वेशन में n की जगह पे वेलोसिटी पुट करनी है इस इक्वेशन का यूज करके। तो यहाँ पे देखेंगे L वही का वही है, F वही का वही है, n की जगह पे 1000 इंटू वी अपॉन पाई डी पुट कर दिया, हर जगह पे वही काम किया है मैंने। अब आप ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में सभी जगह आपको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी। ये देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और यहाँ पे इस इक्वेशन में भी आपको v मिल रहा है, इस इक्वेशन में भी आपको v मिल रहा है, इस इक्वेशन में भी आपको v मिल रहा है, सभी जगह पे आपको v मिल रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। फीड कांस्टेंट है, फीड अपन कांस्टेंट लेते हैं भाई, एक पूरे ऑपरेशन में फीड कितना लेते हैं, 10 mm पर। जैसे मैंने बोला
कि शाफ्ट की लेंथ 100 mm है और एक फीड अपन ने दिया है 10 mm पर रिवॉल्यूशन, तो पूरे 100 mm पूरा 100 mm 10 mm नहीं चलेगा, पूरा 100 mm उसका फीड कितना रहेगा, 10 mm ही रहेगा। तो इसलिए फीड भी कांस्टेंट, डायमीटर ऑफ जॉब तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेंथ ऑफ जॉब तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ये सब कांस्टेंट हो गए। टूल चेंजिंग टाइम भी आपका चेंज नहीं कांस्टेंट रहेगा भाई। टूल चेंजिंग कितनी देर में हो रही है ये आपको निकालने में वो तो अपन को पता ही है कि भाई जितना टूल लाइफ होगी उस हिसाब से उसकी टूल चेंजिंग टाइम होगा, तो वो भी कांस्टेंट, और ग्राइंडिंग टाइम भी आपका कांस्टेंट होगा। फाइनली हमारी ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होती हो गई, वेरिएबल एक, वो कौन सी वेरिएबल है आपकी, कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, फॉर मिनिमाइजिंग कॉस्ट हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कटिंग वेलोसिटी और उसको इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ये अपन करेंगे, आप लोग करके देखना, ये इक्वेशन आप लिख लीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा, ये वीडियो भी शेयर हो जाएगा और दूसरा आप लोगों के साथ ये नोट्स भी शेयर हो जाएंगे आप लोगों के साथ। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो फाइनली हमें डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये सिंप्लीफाई करके फाइनली हमें क्या मिलेगा, वी ऑप्टिमम, क्या मिलेगा, वी वैल्यू मिलेगी। मतलब पूरी इक्वेशंस को अपन को कन्वर्ट करना है वेलोसिटी में और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, v इज इक्वल टू k अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू टीसी प्लस z2 अपॉन z1 tg की होल पावर n। ठीक है, अब आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा बेटा। देखिए न्यूमेरिकल में k क्या है, जहां पे अपन v t की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो बोल रहे हैं वो आपका k है, और v t की पावर n में जो n है वो आपका ये वाला n है। देखिए ये वो n है, ये देखिए स्मॉल n और ये k। तो ये आपको दिमाग में आपको इक्वेशन आएगी, आपको न्यूमेरिकल में आएगा तो ऐसे वो लिखा हुआ आएगा कि v t की पावर 0.25 इज इक्वल टू 200, ऐसा आएगा। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस लगा लीजिए, पहले 4 मिनट पड़े हैं, सभी लोग अटेंडेंस लगा लीजिए, उसके बाद अपन थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा मैं। ध्यान रखना अटेंडेंस किसी की ना छूटे। हो गई सबकी अटेंडेंस? देखिए ठीक है, देखिए अब आपको जब न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको ऐसे आएगा कि टूल जो आपका टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन इज v t की पावर 0.25 इज इक्वल टू 200। तो आपको वहां से पकड़ना है k की और n की वैल्यू। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे आप। ठीक है, और सारी वैल्यूज टीसी भी दे देंगे, Z2 भी, Z1 भी दे देंगे, टीजी भी दे देंगे, ये सब आपको दे देंगे। तो फाइनली ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी क्या होगी ये। अब इस वेलोसिटी को लेके आप इधर पुट करेंगे, इस वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे टोटल कॉस्ट में वाली में, तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगा। वो नहीं उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको अगर आपको क्या करना है, आपको अगर क्वेश्चन में मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आ रहा है तो आप ऑप्टिमम वैल्यू निकाल लीजिए इस इक्वेशन का यूज करके। फिर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो अपन ने वैल्यू निकाली है v की, वो यहाँ पे पुट करना है आपको। ये पूरी इक्वेशन पुट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लीजिए v की वैल्यू 20 मिनट्स आई है, तो 20 मिनट इस इक्वेशन में पुट करना है। 20 मिनट इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कॉस्ट क्या मिलेगी, मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, और आपको ये इसके लिए फॉर्मूला मैंने लिख तो दिया है, पर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। टी ऑप्टिमम इज इक्वल टू ये होगा। ये कैसे मिला, ये वी टी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट का यूज करके मिला। मतलब ये v की वैल्यू ये वाली पुट की है इस इक्वेशन में, तो मेरे को ये इक्वेशन t की वैल्यू ये मिली। तो आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको तो बस v t के पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट पता है,
तो v अगर आप v ऑप्टिमम आप इसमें से निकालिए, जैसे 20 मिनट आपने निकाला और 20 मिनट अगर आप इधर पुट कर रहे हो तो t आपको ऑप्टिमम मिल जाएगा। याद करने की, ये फॉर्मूला याद करने की, ये वाला याद करने की जरूरत है नहीं। आया समझ में क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, v ऑप्टिमम जो वैल्यू आ रही है, मान लीजिए 20 मिनट आ रही है, अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टी ऑप्टिमम भी निकालिए, मतलब ऑप्टिमम टूल लाइफ भी निकालिए। तो आपको ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये मान लीजिए 20 मीटर पर मिनट आया है, 20 मीटर पर मिनट आया है, तो इसको यहाँ पे पुट कर लीजिएगा इस इक्वेशन में। तो वो टाइम जो आपको, ये जो आपका टूलिंग, इसको क्या बोलते हैं अपन, टूल लाइफ, तो ये जो टूल लाइफ मिलेगी इसके करेस्पॉन्डिंग आपको टूल लाइफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।